हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आपको पता है यहाँ पे एमपी इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है आपके लिए। और एमपी इकोनॉमिक्स में आज का जो टॉपिक होने वाला है आपका हेल्थ होने वाला है। क्या? स्वास्थ्य होने वाला है, हेल्थ होने वाला है। एक शानदार टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा यहाँ पे कि आज का हेल्थ एमपी में हेल्थ की क्या है, हम लोग करने वाले स्वास्थ्य, ठीक है ना? हम लोग स्वास्थ्य संबंधी केंद्र कितने हैं, अभियान कौन चलाया जा रही है, योजनाएं कौन चलाई जा रही है, बजट क्या बोलता है, कोरोना काल में क्या चर्चा में था, वो सारी चीजें करूंगा। बट उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने कल एक वेबसाइट शेयर की थी आपसे, एमपी विधानसभा की। क्या? एमपी विधानसभा। मैंने बोला था आपको, जब इस पे जाओगे ना, आपको चार पांच चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी। देखो, राज्यपाल कौन कौन से हैं। देखो, आपको यहाँ से पढ़ने वाले राज्यपाल आपको पढ़ना है, तो यहाँ से पढ़ो। वर्तमान में कौन है, भूतपूर्व कौन है। देखो, भूतपूर्व पे जाओगे ना, आपको सारे राज्यपाल दिख जाएंगे यहाँ पे। सिर्फ नाम ही नहीं दिखेगा, इनके बारे में डिटेल में आपको नोट्स मिल जाएगा। इनकी बुक्स बुक्स के नाम आपसे पूछता है। दूसरा, आपका एमपी के राज्यपाल रहे तो इसके अलावा कहीं और राज्यपाल रहे हैं क्या, इनकी पत्रिकाएं पूछता है आपसे, ठीक है ना? शुरुआत के दो तीन पढ़ लेना और लास्ट के दो तीन। जो पहला पैटर्न था वो पैटर्न का नहीं आता है, ठीक है? राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, नेता प्रतिपक्ष पूछता है, अध्यक्ष पूछता है, सचिवालय से पूछता है आपसे। सब कुछ आपको विधानसभा की वेबसाइट पे मिल जाएगा। दूसरा, आपको यूनिवर्सिटी का मैंने पूछा था, डीम्ड यूनिवर्सिटी। फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी आपकी तीन थी, कितनी थी? तीन थी, ठीक है ना? चलो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हेल्थ की बात करते हैं। तो एमपी का उद्देश्य क्या है? रोग रहित जीवन। स्वास्थ्य का मतलब क्या है? रोग रहित जीवन। आपको बिल्कुल रोग नहीं होने चाहिए, रोग रहित जीवन, इसका टैगलाइन मानते हैं हम लोग। इस बात को आपको रखना है। बात करूं आपके लिए, कैंप में कितने जिला चिकित्सालय हैं, कितने सिविल अस्पताल हैं, कितने सामुदायिक केंद्र हैं, कितनी डायलिसिस इकाइयां हैं, जो कि आपसे नहीं पूछा जाता है, जो कि आपसे नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना? ठीक है ना? अगर आपको लिखना हो तो मैं आपको लिखवा भी सकता हूँ, बट आपसे पूछा ही जाता है तो ये कितने जिले, आपको याद है प्रत्येक जिले में एक जिला चिकित्सालय आपको मिलेगा। प्रत्येक जिले में आपको एक जिला चिकित्सालय मिलेगा। नंबर एक, कितने जिले? 55 जिले हैं, तो 55 जिला चिकित्सालय मिलेंगे। कहीं कहीं पे आपको 53 जिले मिलेंगे, पुराना डाटा मिलेगा कि 53 जिला चिकित्सालय है। इस बात को याद रखना। इसलिए विवादित चीज है कि जो नए आपके स्टेट, नए डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं, वहां पे है कि नहीं है, बताओ। मैयर हो गया, निवाड़ी हो गया, पांडुरंगा हो गया। तो इस वजह से क्या विवादित, मैयर में, निवाड़ी में, पांडुरंगा में आपके हैं कि नहीं है। इस वजह से कहीं पे आपको 53 मिलेगा, कहीं पे आपको 55 मिलेगा। इस बात का रखना है। तो उधर आपको सिविल अस्पताल मिलेंगे, सिविल हॉस्पिटल, जो कि आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो उधर आपको सिविल हॉस्पिटल मिलेंगे, जो कि आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, इन बातों को आपको याद रखना है। सिटी स्कैन मशीनें कितनी हैं, नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनेगा आपका कि भैया एमपी के बजट में कितनी वृद्धि हुई है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं में कितने परसेंट वृद्धि हुई है। तो आपको पता है, पिछले वर्ष की तुलना, जब हमने बजट पढ़ा था, पिछले वर्ष की तुलना में जब हमने बजट पढ़ा था, तो आपका लगभग शिक्षा में कितने बेटा, शिक्षा में 15.45% वृद्धि हुई थी। और चिकित्सा में आपकी 70.56% वृद्धि। इनको भी आपको याद नहीं करना, क्योंकि ये भी नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, क्योंकि आपको लगे क्यूरियोसिटी थी, बताया नहीं बताया नहीं, तो वो आपको बता रहा हूँ कि पूछा जाता है, सुन लो। एक आपसे पूछ सकता है कि भैया स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पे होते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पे होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पे होते हैं, ये चीज आपसे पूछ सकता है। जैसे मैंने बोला, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आपसे पूछेगा, आपको पता है मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था है क्या? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में क्या बेटा?
त्रिस्तरीय स्वास्थ्य केंद्र है आपके। जैसे आपकी पंचायत हो गया, विकासखंड हो गया, जिला हो गया, ऐसे आपके त्रिस्तरीय स्वास्थ्य केंद्रों के भी आपको मिलते हैं। इनमें कौन कौन से त्रिस्तर मिलता है आपको? इसमें मिलता है आपको क्या? उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अगर मैं बात करूं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं या उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, कितनी जनसंख्या पे होते हैं? तो याद रखना, सामान्य क्षेत्रों की जनसंख्या अलग है और जनजातीय क्षेत्रों के लिए, आदिवासी क्षेत्रों की जनसंख्या अलग है। मैंने क्या बोला? जो आपके सामान्य जनसंख्या और जनजातीय जनसंख्या। अगर बात करो उप स्वास्थ्य केंद्रों की, तो जहाँ पे 5,000 की जनसंख्या है, वहां पे आपको उप स्वास्थ्य केंद्र मिलेगा। आपने देखा होगा, एक छोटा सा एएनएम बैठता है, डॉक्टर बैठता है, साथ में एएनएम बैठ जाता है। आपको सरकारी छोटे छोटे एक कमरे का हॉस्पिटल मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? अगर आदिवासी की बात करो, 3,000 की जनसंख्या बनता है, कितनी बेटा? 3,000 की जनसंख्या बनता है। भाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करूं, जहाँ पे सामान्य क्षेत्र में 30,000 तक की जनसंख्या होती, वहां आदिवासी क्षेत्र में 20,000 तक की जनसंख्या हो, वहां सॉरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की, जहाँ पे 1,20,000 से अधिक जनसंख्या हो और जहाँ पे 80,000 से अलग जनसंख्या हो, वहां पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनता है। हालांकि यह व्यवस्था परिवर्तित हो चुकी है। आप देखो, जब से अभी वर्तमान सरकार में आपको एमपी के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक शहर में, जैसे मेरा घोरई है, तो यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, बट एक बहुत बड़ा अस्पताल आपको दिख रहा है, भले डॉक्टर नहीं है, बिल्डिंग आपको दिख रही है। तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना कम रहती है, क्योंकि इनका भी डाटा बदल चुका है। ठीक है ना? अगर इनकी आपको संख्या चाहिए, तो लगभग आपको वर्तमान में उप स्वास्थ्य केंद्र 10,256 मिल जाएंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 1442 आपके पास हो जाएंगे, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 348 आपके पास हो जाएंगे। और वहीं जिला अस्पताल कितने हो जाएंगे आपके पास? जिला अस्पताल आपको कहीं 50-55 मिलेंगे, कहीं आपके लिए 53 मिलेंगे। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? आगे बढ़े हम लोग। एक और डाटा है जो पूछता है, बट वो डाउट में रहता है, डाटा दो, अलग अलग डाटा मिलेगा आपको। मेरे पास दो सोर्स सामने है, आपसे पूछेगा मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधित शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य संबंधित शैक्षणिक संस्थान। आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश में सरकारी महाविद्यालय कितने हैं? हमने पढ़ा था मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सरकारी महाविद्यालय अपने यहाँ पे कितने हैं? तो आपको वर्तमान में 19 मिलेंगे, 19 आपको मिलेंगे, जिसमें 13 मिलेंगे और 6 शासकीय मिलेंगे। ठीक ना? चिकित्सा महाविद्यालय यूनिवर्सिटी जी आपके हो गए। आप सोचेगा, आपके यहाँ पे निजी चिकित्सा महाविद्यालय कितने हैं आपके यहाँ पे? इसमें रखना, इसमें आपको कितने? 13 मिल जाएंगे ऑटोनॉमस, 6 आपको शासकीय मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी टाइप के, ठीक ना? फिर आपका आएगा निजी चिकित्सालय, निजी चिकित्सा महाविद्यालय, 14 आपको मिलेंगे। डाटा बहुत कम आपसे पूछा जाएगा। सरकारी डेंटल कॉलेज, सरकारी डेंटल कॉलेज एक मिलेगा, निजी डेंटल कॉलेज एक 14 मिलेंगे आपको, सरकारी नर्सिंग कॉलेज
सरकारी नर्सिंग कॉलेज एमपी में लगभग 39 मिल जाएंगे। प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज 485 आपको मिल जाएंगे। इस बात को आपको रखना है, इन बातों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब देखो, आपसे भी डाटा पूछा पुराना 2019-21 का डाटा पूछा जा रहा है आपसे ना, 2019-21 का डाटा। तो डाटा कैसे पूछा जा रहा है आपकी यहाँ पे, स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट NFSS 2019-21 की, वो आपको बता रहा हूँ मैं आपके लिए। राष्ट्रीय राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेशनल हेल्थ सर्वे, फैमिली सर्वे, ठीक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट आपके सामने है। एक मिनट यार, क्या हो गया इसको। चलो लिखो NFSS SH नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट आपके सामने है 2019 की। एक पांचवी रिपोर्ट है आपकी, याद रखना, एक पांचवी रिपोर्ट है आपकी। यहाँ पर कुछ डाटा आपसे पूछ सकता है कि एमपी में शिशु मृत्यु दर कितनी है कि नहीं, एमपी में बाल मृत्यु दर कितनी है आपकी। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही रखना है कि शिशु मृत्यु दर मापी कितने पे आती है। क्या पहला पॉइंट आपको यही रखना है, शिशु मृत्यु दर मापी कितने पे आती है, शिशु मृत्यु दर तो कितने में मापी जाती है बेटा, आपको पता होना चाहिए कितने में मापी जाती है, प्रति 1000 जीवित बच्चों पर, प्रति 1000 जीवित जन पर। एमपी में एन, जो आपकी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट है 2019 की, जो पांचवी रिपोर्ट है, इसके आधार पर एमपी में शिशु मृत्यु दर लगभग कितनी है, 41.3% है। अब शहरी डाटा अलग होता है, ग्रामीण डाटा अलग होता है, जो कि आपको याद नहीं करना है, इतना आपको याद रखना है। इसके अनुसार लिंगानुपात कितना है, 970 है लिंगानुपात इसके अनुसार। आपसे जो बाल मृत्यु दर कितनी है एमपी में, बाल मृत्यु दर तो 49.2% आपको याद करना हो तो, बट इतना याद नहीं करना आपको, सिर्फ आपको शिशु मृत्यु दर याद करना, बाल लिंगानुपात, एक आपको प्रजनन दर, एमपी की कुल प्रजनन रेट कैसी है, सेक्स मतलब प्रोडक्शन रेट हो, प्रोडक्शन दर कितनी है आपकी, इसको आपको 2.0%, मतलब एक महिला कम से कम 2 बच्चे पैदा कर रही है, कर सकती है। इसको शहरी में 1.6 है और ग्रामीण में 2.1 है, जो कि आपको याद नहीं करना है। आप बोलते सर आप लिखवा तो बोलते याद नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ इतना बताया, आपको क्यूरियोसिटी जागती रहे, लेकिन ऐसा नहीं अरे हमको बताया नहीं है, लाइक जहाँ से आने के समान वहीं तक हम लोग घुस रहे हैं, ज़्यादा डीप में हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। चलो, आपसे पूछा जाएगा इसी के आधार पर, इसी रिपोर्ट के आधार पर, कि मध्य प्रदेश में कुपोषण दर कितनी है, मध्य प्रदेश में कुपोषण दर में कितनी, लगभग 29.3% की कमी आई है। क्या 29.3% की कमी आई थी, इस बात को आपको रखना है। बाल विवाह में इसके द्वारा NFHS रिपोर्ट, जो पांचवी रिपोर्ट है, इसके आधार पर क्या बाल विवाह में लगभग 28.7% की कमी आई थी बेटा, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में इसके अंदर लिंगानुपात कितना बताया हमने, 970 बताया आपको।
लिंगानुपात 970 बताया। भैया आपका शिशु लिंगानुपात कितना बताया? शिशु लिंगानुपात आपको 956 बताया था, आपको याद है? ठीक है ना, इस बात को आपको रखना है। आपसे पूछा जाएगा नेशनल हेल्थ पॉलिसी फर्स्ट कब आई थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब आई थी आपकी पहली? ये दूसरा टॉपिक आ गया यहाँ से आपका, ठीक है ना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति फर्स्ट कब आई थी? 1983 में आई थी आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी। सेकंड कब आई थी? तो 2002 में आपकी आई थी। थर्ड आपकी कब आई थी? तो 2017 में आपकी आई थी। डेट आपको रख लेना बेटा, 1983, 2002, 2017। आपसे पूछेगा मध्य प्रदेश का फर्स्ट क्षेत्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है? एनसीडीसी। क्या? फर्स्ट, एमपी का फर्स्ट क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ऐसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की क्षेत्रीय शाखा एमपी में कहां पर है? नियंत्रण केंद्र कहां पे बेटा? भोपाल में। इस बात को आपको रखना है, इस बात को आपको रखना है। आपसे पूछ सकता है कि पहला मेडिकल डिवाइस पार्क एमपी में कहां बनाया है? फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क एमपी का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पे है? कहां मिलेगा बेटा आपको? उज्जैन में मिलेगा, उज्जैन में। इसी के साथ आपसे पूछ सकता है कि भैया प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पे है? क्या? प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पे है? तो आपको याद रखना नीमच के आमली भाट गांव में। आमली भाट गांव, जिला कौन सा? नीमच है। इस बात को आपको याद रखना है। अच्छा, एमपी पोलियो मुक्त कब हुआ था? एमपी पोलियो मुक्त कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार ने एमपी को 2008 में पोलियो मुक्त कर दिया था। इस बात को आपको रखना है, इस बात को आपको रखना है। ठीक है ना। अगर इस बार का बजट पूछा है, स्वास्थ्य हेल्थ बजट कितना है आपका? तो लोग 2 लाख, नहीं, 23,553 करोड़। 23,553 करोड़ आपका हेल्थ बजट है। इस बात को आपको रखना है, ठीक है ना। इस बात को आपको रखना है। आगे भी हम लोग बढ़े। अगर आपसे पूछे मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक कहाँ पे है? मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक कहाँ पर है? क्या? मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक कहाँ पे एमपी में? तो आपको मिलेगा गोविंदपुरा भोपाल में। गोविंदपुरा भोपाल में मिलेगा, ठीक है ना। आप सोचिए देश की पहली अंडरग्राउंड लेबोरेटरी कहाँ पे है? जी पुलिस में अभी एमपी ऐसे के पेपर में वहां पे पूछे गए थे क्वेश्चन पठान। अंडरग्राउंड लेबोरेटरी कहाँ पे है? या एमपी पुलिस में पूछे गए हैं। लेबोरेटरी कहाँ पे है? तो भोपाल में है। देश की पहली अंडरग्राउंड लेबोरेटरी कहाँ पे? भोपाल में है। पहला मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन बता ही दिया हमने। बायोटेक्निकल पार्क आपको नीमच में बता ही दिया, ठीक है ना। ड्रग टेस्टिंग लैब कहाँ पे? ड्रग्स टेस्टिंग
लैब कहाँ पर है? तो इंदौर में है। 7 जनवरी 2024 को, 7 जनवरी 2024 से संचालित है। ड्रग टेस्टिंग लैब आपका इंदौर में मिलेगा आपको। ठीक है ना, इन बातों को आपको याद रखना है। आगे बढ़े हम लोग। अब आयुष संबंधी मामले देखते हैं। आयुष, मध्य प्रदेश में आयुष्मान की स्थिति, आयुष्मान नहीं, आयुष, आयुष की स्थिति क्या है? मध्य प्रदेश में आयुष की स्थिति क्या है? तो इसमें ये आयुष विभाग जो आपका है, अच्छा आयुष मंत्रालय आपको पता क्या है? आयुष मंत्रालय में आयुष का प्रमुख है आयुर्वेदा, यूनानी, फिर आपका आयुष, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। क्या? इसका फॉलो में रखना, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है। आपको बता दो, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जो आपका संचालित है, विभिन्न योजनाएं आपकी स्वास्थ्य संबंधी संचालित है। 2024-25 के क्रियान्वयन के लिए, 2024-25 के क्रियान्वयन के लिए कितना दिया गया था? पहले लगभग 727 करोड़ रुपए दिया गया था। वहीं आपका 25-26 और कितना हो गया था? 25-26 में बढ़कर आपका लगभग 1,117 करोड़ रुपए पहुंच गया है। पुराना डाटा आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकता है आयुष विंग, आयुष विंग क्या है बेटा? आयुष विंग आपको क्या है? एक ऐसी स्थान है, ऐसा स्थान है जहां पे आपको एलोपैथी संबंधी सारी चिकित्साएं एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना, सभी चिकित्सा पद्धति, चाहे आपका आयुर्वेद हो, चाहे योगा हो, चाहे यूनानी हो, चाहे सिद्धा हो, चाहे होम्योपैथी, सभी प्रकार की चिकित्सा पद्धति की सुविधा आपको एक ही स्थान में मिलेंगी। आपको अभी एमपी में लगभग 36 आयुष विंग मिलेंगी। क्या? 36 आयुष विंग आपको देखने को मिलेंगी। इस बात को आपको रखना है। ठीक है ना, इसी से संबंधित आपकी एक देवारण्य योजना चलाई जा रही है। आयुष से संबंधित देवारण्य योजना, देवारण्य योजना कब से? 2021 से चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? जनजातीय और सीमांत किसानों को आजीविका प्रदान करने के लिए क्या, औषधि व सुगंधित पौधों को बढ़ावा देना। क्या? औषधि व सुगंधित पौधों को बढ़ावा देना। लिखा आ रहा है कि नहीं? रिकॉर्डिंग हाँ हो रहा है। सुगंधित पौधों को बढ़ावा देना। और 21 शुरू थी क्या आपकी इस योजना। ठीक है ना, इसी के लिए कार्यक्रम चलाया गया था, आयुष आपके द्वार कार्यक्रम। आयुष आपके द्वार कार्यक्रम चलाया गया था। कार्यक्रम आयुष आपके द्वार एमपी में चलाया गया था। ठीक है? द्वार कार्यक्रम चलाया गया था। इसका मतलब क्या बेटा, कब चलाया गया था सबसे पहले? तो 1 अगस्त 2023 से 30 सितंबर 2023 तक चलाया गया था। उद्देश्य क्या था? कि आयुष विभाग द्वारा स्वास्थ्य को घर घर तक पहुंचाने, इसका उद्देश्य था। ठीक है ना, ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। बढ़े आगे हम लोग, आगे बढ़े हम लोग। आपको बता दूं, एमपी में आयुष्मान कार्ड जो है, आयुष्मान कार्ड
5 लाख का जो बीमा मिलता है, लगभग पात्र जनसंख्या के 2025 का डाटा है, कब का 2025 का डाटा है, 2025 के अनुसार लगभग कितना 4.42 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जो कि पात्र जनसंख्या के लगभग कितने बेटा 94.08% है। इस बात को आपको याद रखना है। आपको आयुष ग्राम योजना के तहत लगभग आपके कितने ग्राम बनाए गए हैं, आयुष ग्राम योजना के तहत 75 आयुष ग्राम स्थापित किए गए हैं। ठीक है ना। एक ऐप का नाम आपसे पूछ सकता है, आयुष क्योर ऐप, आयुष क्योर ऐप, एक इसका मतलब क्या, अभी आयुष क्योर ऐप लॉन्च किया गया था। इसका इसमें क्या था, वैद्य को आपके द्वार तक पहुंचा, मतलब वीडियो कॉल के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से जो डॉक्टर इत्यादि तो वैद्य इत्यादि होते हैं, इनको आप तक पहुंचाना था। 100 वैद्यों को एक समिति बनाई गई थी, ग्रुप बनाया गया, वो आपके लिए चिकित्सा परामर्श करेंगे। ठीक है ना, आयुष क्योर ऐप के माध्यम से। ठीक है ना। आपको जो राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज कहाँ पे है, एमपी का पहला आयुर्वेद कॉलेज राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज कहाँ पे है, आयुर्वेद कॉलेज हाँ बेटा उज्जैन में है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना। अच्छा, आयुष्मान कार्ड बनाने पे एमपी की रैंक फर्स्ट है, एमपी की रैंक किसमें बेटा, आयुष्मान कार्ड बनाने फर्स्ट है, याद रखना। दूसरा आपका जिलों में बात करें तो इंदौर की रैंक फर्स्ट है, लोग 100% आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं वहाँ पे। ठीक है, 100% मतलब कि जो आपकी पात्र जनसंख्या उनके लिए। अच्छा, एक न्यूज थी चर्चा में, नोट डाल लो न्यूज में, लाड़की बहना योजना, लाड़ली नहीं लाड़की, लाड़की मराठी शब्द है, लाड़की बहना योजना किस राज्य की है, महाराष्ट्र की है। क्यों चर्चा में थी, फर्जीवाड़ा यहाँ पे हुआ है, लगभग 3400 करोड़ का फर्जीवाड़ा हुआ है, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये बहनों के नाम पे पुरुषों ने वसूली की है। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखो, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख योजना है, हेडिंग डालो, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख योजना है, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख योजना है। अब याद क्या करना है इसमें, पैटर्न वही रहेगा कि आप ईयर याद करेंगे, और किसी वर्ग विशेष से तो उस वर्ग विशेष को याद करेंगे। क्या, मोस्टली आप ईयर याद करेंगे, लेकिन अगर कोई वर्ग विशेष से तो वर्ग विशेष याद करेंगे। ठीक है ना। नंबर 1, आयुष्मती योजना, आयुष्मती योजना, आयुष्मती योजना कब की बेटा, आयुष्मती योजना 1991 की है। किसकी टारगेट होता है, गरीब महिलाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए, गरीब महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए। इतनी इंपोर्टेंट नहीं पुरानी, बट आयुष्मती इसलिए लिखवा दिया कि आयुष्मान के चक्कर में आप लोग नया मत समझ लेना, ये 1991 है, आयुष्मान के चक्कर में नया मत समझ लेना, इस बात को आपको याद रखना है। इसे डेट हमें महत्वपूर्ण है। वंदे मातरम योजना, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी है आपकी, 2004 की है। गरीब महिलाओं को प्रसव पूर्व और प्रसव प्रसव पश्चात सेवाएं और क्या देना, परामर्श देना, निःशुल्क परामर्श देना, प्रसव पूर्व व प्रसव पश्चात, मतलब डिलीवरी की पहले भी और डिलीवरी की बाद भी निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं परामर्श देना, 2004 की है, याद रखना, डेट याद रखना, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है।
सबसे महत्वपूर्ण दीनदयाल अंत्योदय योजना। क्या? दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। लिखो, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब की बेटा? 2004 की है। इसलिए गरीब परिवारों की बीमारी की अवस्था में निशुल्क उपचार सुविधा देना। गरीब परिवारों को क्या? निशुल्क उपचार सुविधा देना। 20,000 रुपए तक की कितनी? 20,000 रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा देना। ठीक है, इस बात को आपको रखना। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, दीनदयाल के नाम से 4-5 योजनाएं आती हैं। मैं एक साल लिखवा दे रहा हूँ, डेट भले अलग ऊपर नीचे हो जाए, इससे क्या रहेगा, आपको एक साथ याद हो जाएंगे। ठीक है, लिखवा दूं। जैसे आपकी आती है दीनदयाल एम्बुलेंस योजना। या क्रम से चलो, क्रम से चल रहा हूँ, आपको एक काम कर लेना, आप लोग क्या कर लेना, एक साथ दीनदयाल की संबंधी योजना लिख लेना। ठीक है, क्रम से चल रहा हूँ मैं अभी। धनवंतरी, क्योंकि डेट एक से आ जाएंगे अपनी, है कि नहीं। धनवंतरी विकास खंड योजना 2005 की है। तो इसका टारगेट प्रत्येक महिला को स्वस्थ, क्या प्रत्येक बच्चा स्वस्थ हो, प्रत्येक महिला स्वस्थ हो, बच्चा और महिला के स्वास्थ्य के लिए। डेट याद है आपके लिए, धनवंतरी विकास में खंड योजना 2005, ठीक है ना। बाल शक्ति योजना, क्या? बाल शक्ति योजना 2006 की है। इसका उद्देश्य क्या? कुपोषण दर को कम करना, कुपोषण दर को कम करना। वेरी इंपोर्टेंट जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना 2005 की है। 2005 की है। इसके तहत किया गया था सरकारी अस्पतालों में जन्म देने वाली महिलाओं के लिए जननी सुरक्षा योजना। यदि सरकारी अस्पताल में बच्चों को जन्म देती हैं, तो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए 1400 रुपये दिए जाते हैं और 1000 रुपये दिए जाते हैं। 1400 रुपये का, जब ग्रामीण क्षेत्र की महिला हो और सरकारी अस्पताल में अगर प्रसव करवा रही हो, सरकारी अस्पताल में प्रसव करा रही हो, तो उसके लिए क्या मिलते हैं, ग्रामीण महिला को 1400 रुपये और शहरी महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाते हैं, उनकी स्वास्थ्य वगैरह देखरेख करने के लिए, वित्तीय सहायता। ठीक है ना। जननी सुरक्षा योजना, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना महत्वपूर्ण है। दीनदयाल दीनदयाल चलित अस्पताल योजना कब की बेटा? 2006 की है। 2006 की है। इसका उद्देश्य क्या? सुदूर आदिवासी क्षेत्रों के लिए है। सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य पहुंचाने हेतु। अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, क्या? अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, अटल बिहारी अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन कब का बेटा? 2010 का है। 2010 का, इस बात को आपको याद रखना है, 2010 का है। तो कुपोषण से मुक्ति देना, इसका उद्देश्य है बच्चों को कुपोषण से मुक्ति देना। साथ ही साथ महिला बाल किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है, बात को आपको याद रखना है। फिर अटल बाल मिशन एक्सप्रेस,
अटल बाल मिशन एक्सप्रेस, एक दीनदयाल संबंधी, एक अटल संबंधी, एक जननी सुरक्षा संबंधी। ये तीनों योजनाएं आपकी जितनी नाम से मिलेंगी इनको महत्वपूर्ण कर लेना। एक बार डाउट हो रहता है तो एक पेज पर अलग से लिख लेना, ठीक ना। कौन सी? अटल बिहारी संबंधी, दीनदयाल संबंधी और जननी सुरक्षा संबंधी, एम्बुलेंस वाली, ठीक ना। अटल बाल मिशन एक्सप्रेस, अटल बाल मिशन एक्सप्रेस कब की बेटा? तो 2011 की है। 2011 की। जो आपका अटल बाल आरोग्य और पोषण मिशन है ना, उसी के अंतर्गत, ऊपर वाले के अंतर्गत चलाई जा रही थी ना। इस बात को आपको रखना है। एक और आपका मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना 2011 की है। गरीब बच्चों के निःशुल्क इलाज के लिए, गरीब बच्चों के निःशुल्क इलाज के लिए। फिर आपकी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, 2011 की है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम तो वही है कि सरकारी संस्थानों में प्रसव के दौरान महिलाओं को मुफ्त दवाएं देना, भोजन देना, प्रयोगशाला जांच देना, यूजीसी रक्त देना, रक्तादान देना, ठीक ना। इस बात को आपको याद रखना है। तो जननी सुरक्षा कार्यक्रम था, जननी सुरक्षा योजना था, यहाँ पे रुपए दे रहे थे। अब जननी शिशु कार्यक्रम यहाँ पे क्या? सरकारी संस्थानों में प्रसव दौरान सुविधा उपलब्ध कराना, चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराना। अंतर याद कर लेना, डेट याद कर लेना। वो भी 2000 कब की थी? वो 2005 की थी, जननी सुरक्षा योजना, ठीक है नहीं। तो आपकी जननी शिशु सुरक्षा योजना 2011 की है। इस बात को आपको याद रखना है। सरदार पटेल, सरदार पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना, निःशुल्क औषधि वितरण योजना इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको कहना है कहाँ से शुरुआत हुई थी? जबलपुर जिला चिकित्सालय से शुरुआत हुई थी। कहाँ से? जो क्या, जबलपुर का जो सेठ गोविंद दास योजना, सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास अस्पताल है जबलपुर में, वहां से शुरुआत की गई थी। बस इतना रखना है, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। कब की है? 2012 की है। 2012 की। इस बात का रख लेना करना हो तो, बट महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण संजीवनी, 108 नंबर एम्बुलेंस चलते हैं, संजीवनी 108। कब से? 2012 से 13 तक। घर से अस्पताल, अस्पताल से घर ले जाने हेतु आपात स्थिति में सुविधा देती संजीवनी 108। कब से? 2012-13 से शुरुआत हुई थी, ठीक ना। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब? 2013 में आया था। तो इसमें क्या होता था राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में? साल में 2 बार आंगनवाड़ियों में, और एक आध बार स्कूल में जाकर जन्म के समय जो 4D सिंड्रोम होता है, जो 4D सिंड्रोम होता है उसका पता लगाना, उसका पता लगाना, उसकी जांच करना। अच्छा, 4D सिंड्रोम सिंड्रोम क्या होता है? इसमें 4 बीमारियां होती हैं। अर्थात कोई जन्म के समय दोष है, कौन कौन सी 4D सिंड्रोम में? कोई जन्म के समय दोष है वो,
और डी सिंड्रोम। जन्म के समय कोई दोष आए उसको पता लगाना, बचपन में कोई बीमारियां हुई उसका पता लगाना, जांच करना, विकासात्मक देरी की पता लगाना, ठीक ना, विकलांगता हेतु जांच करना, ठीक है ना। चलो, एक आता है आपका अमृत कार्यक्रम। क्या आता है अमृत कार्यक्रम? अमृत कार्यक्रम आपका 2015 का है, 2015 का है। किसके लिए? कैंसर व हृदय रोगों के इलाज के लिए, ठीक ना, कैंसर व हृदय रोगों के इलाज के लिए। इस बात को आपको रखना, 2015 की है। एक और मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण लिखवा रहा हूँ, ऊषाकरण योजना। यार अगर जिसमें मैंने महत्वपूर्ण बोला है वो आपको रट्टा घालनी है। ऊषाकरण योजना कब की? बेटा 2016 की है। इसमें क्या होता है, जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं होती हैं, बालिकाएं होती हैं, उनको पुलिस सहायता, परामर्श, चिकित्सा सहायता और पुनर्वास की सुविधा दिलाना। कब से? 2016 की है, घरेलू हिंसा से प्रताड़ित महिला बालिकाओं के लिए। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं बालिकाओं के लिए ऊषाकरण योजना। डायलिसिस योजना, 2016 के लिए। बीपीएल कार्ड धारकों के जो आपके व्यक्ति हैं उनके लिए क्या? निःशुल्क एवं कम दरों पर उपचार सुविधा देना, डायलिसिस करवाना। अंतरा योजना एक बार पूछिए, जैसे अंतरा योजना 2016 की है, नहीं 2017 की है, 2017 की आपकी अंतरा योजना। इसके अंदर क्या होता है बेटा? अंतरा योजना के अंतर्गत एक इंजेक्शन लगाया जाता है महिलाओं के लिए, इंजेक्शन लगाया था महिलाओं के लिए। इसमें महिलाएं 5 वर्षों तक अनचाहे गर्भ से बच सकती है, 5 वर्षों तक के लिए, ठीक है ना। एक हिसाब से जनसंख्या कंट्रोल पर या अनचाहा गर्भ जो होता है प्रेगनेंसी, उसको कंट्रोल करने पर ये यूज किया जाता है अंतरा योजना के अंतर्गत, ठीक है ना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मातृ वंदना योजना महत्वपूर्ण आपके लिए, महत्वपूर्ण 5 स्टार देना इसके लिए। अब बेटा 2017 में शुरू हुई थी। अब होता है नीति आयोग की महत्वपूर्ण योजना है, नीति आयोग की महत्वपूर्ण योजना है। आकांक्षी विकास, इसी के अंदर क्या आपके आकांक्षी विकास खंड डेवलप किए जा रहे हैं, आकांक्षी जिले डेवलप किए जा रहे हैं। आपको पता है एमपी के 29 जिले, लगभग 42 विकास खंड आपके आकांक्षी में आते हैं। तो मध्यप्रदेश मातृ वंदना योजना, ठीक है ना। आयुष्मान निरामय योजना, ये आयुष्मान कार्ड आपकी हो गई, 2018। कब? 2018 आयुष्मान निरामय योजना। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नवंबर 2025 तक डाटा लिखवाई दिया कि कितने लोगों को कार्ड दिया गया आयुष्मान का। राष्ट्रीय हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम, कब से? 2018 से शुरुआत किया गया था। उद्देश्य क्या था कि 2030 तक अपने आप में पोलियो जो आपका हेपेटाइटिस सी, इसको समाप्त करना, 2030 तक हेपेटाइटिस सी को समाप्त करना। जीवन अमृत योजना, जीवन अमृत योजना 2020 में। इसके अंदर क्या? इम्यूनिटी बढ़ाना। क्या? इम्यूनिटी बढ़ाओ योजना के नाम से आ जाता है इसको, जीवन अमृत को क्या कोविड टाइम में चलाई थी, इम्यूनिटी बढ़ाओ। एक कोविड टाइम की प्रमुख योजना है इम्यूनिटी बढ़ाओ योजना, ठीक है ना, याद रखना। 20 अप्रैल 2020 से चलाई गई थी, 20 अप्रैल 2020 से चलाई गई थी। आपको याद है इसी दौरान आपके लिए कोविड टाइम पे ही आपके चरणोपात का अभियान चलाया गया था, चरणपात का।
एक तो अपन ने चरणपात का तेंदुआ पत्ता वालों के लिए पढ़ी थी, याद है कि नहीं है? ये आपका चरणपात का अभियान है, चलाया गया था किसके लिए? किसके लिए? जो आपके पैदल मजदूर चल रहे थे, क्या? जो आपके मजदूर पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहे थे उनके लिए, ठीक है ना? आज मुझे कोरोना टाइम पे किल कोरोना अभियान कहाँ चलाया गया था? किल कोरोना अभियान तो भोपाल जिले में चलाया गया था, भोपाल जिले में, ठीक है ना? हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान तो कोविड टाइम से संबंधित है। एक मास्क अनेक जिंदगी एमपी से संबंधित है। सहयोग से सुरक्षा एमपी से संबंधित है। हमारा घर हमारा विद्यालय एमपी में चलाया गया था, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? ये आपकी मध्य प्रदेश संबंधी प्रमुख प्रमुख योजनाएं आपकी हो चुकी है। अब आते हैं अपन जो स्वास्थ्य संबंधी आपके अभियान है, जैसे आपका ममता अभियान, गौरवी अभियान, उदिता अभियान, लालिमा अभियान, पंख अभियान, ठीक है ना? जो प्रमुख ऐप हैं आपके उनको देखते हैं हम लोग, जो पोर्टल है उनको देखते हैं हम लोग। स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा है, याद रखना। स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य बड़ा है, इसको हल्के में मत लेना। चलो, तो आगे बढ़े हम लोग, अब लिखेंगे प्रमुख अभियान। क्या? प्रमुख अभियान। अच्छा, एक मिनट रुकना, बढ़ते हैं। प्रमुख अभियान कौन कौन से हैं एमपी में? क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी है तो मोस्टली महिलाओं से बच्चों से संबंधित आते हैं, क्या? मोस्टली महिलाओं और बच्चों से संबंधित अभियान होते हैं, याद रखना। देखते हैं, सबसे पहले है तो बहुत सारे, लेकिन जो महत्वपूर्ण हम वही देखेंगे। लिखवाओ में ज्यादा आपको दूंगा, बट इंपोर्टेंट बता तो कौन सा इंपोर्टेंट बता दूंगा आपको। जैसे बाल संजीवनी अभियान, क्या? बाल संजीवनी अभियान। बाल संजीवनी अभियान बेटा अप्रैल 2000 कैसे है, याद रखना। और 6 को लॉन्च किया गया था कुपोषण से मुक्ति के लिए बच्चों में, कुपोषण से मुक्ति के लिए। अभी आपने ये योजना देखी थी, आपने याद है ना? अभी आपने बाल शक्ति योजना देखी थी, कुपोषण को कम करना, तो वही सेम टू सेम यहाँ पे अभियान हो गया उसी से संबंधित। एक आपका था मंगल दिवस कार्यक्रम, सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। मंगल दिवस कार्यक्रम महिलाओं से संबंधित है, बार बार आपसे पूछा जाता है, क्या? मंगल दिवस कार्यक्रम कब 2007-8 में लॉन्च किया गया था? 2007-8 में लॉन्च किया गया था। इसमें आपके महीने के 4 मंगलवार होते हैं, ठीक है ना? उसके आधार पर आपको कार्यक्रम बनाया जाता है। तो प्रथम मंगलवार को, प्रथम मंगलवार, द्वितीय मंगलवार, तृतीय मंगलवार, और आपका चतुर्थ मंगलवार। पहले मंगलवार को क्या किया जाता है बेटा? गोद भराई, क्या? गोद भराई का कार्यक्रम किया जाता है। दूसरे मंगलवार को अन्नप्राशन। गोद भराई किसकी होती है? महिला की होती है। अन्नप्राशन बच्चों का होता है। ये महीने के 4 मंगलवार है, ठीक है ना? ये आंगनवाड़ी में कार्यक्रम माना जाता है। तृतीय मंगलवार जन्मदिवस मनाया जाएगा पहले बच्चे का, बालिका का पहला जन्मदिवस मनाया जाएगा आपको थर्ड मंगलवार पे। और फोर्थ पे आपका किशोरी बालिका दिवस, क्या? इसको लालिमा दिवस बोलते हैं, लालिमा दिवस या किशोरी बालिका दिवस। जब फर्स्ट टाइम आपका पीरियड्स वगैरह था उसके टाइम का ही थे ये, किशोरी बालिका दिवस,
ठीक है ना। इस बात को आपको रखना, याद रखना, प्रत्येक 3 माह के 5वें मंगलवार को सुपोषण दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक 3 माह का 5वां मंगलवार, तीसरे माह का 5वां मंगलवार क्या आपका सुपोषण दिवस होता है। सुपोषण दिवस मनाया जाता है, इस बात को आपको रखना है। दूसरा आपसे ममता अभियान 2013 का बहुत महत्वपूर्ण ममता अभियान। ममता हुआ, गौरवी हुआ, उषा किरण हुआ, उदिता हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ममता अभियान 11 अप्रैल 2013 का है। 11 अप्रैल 2013 का है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यूनिसेफ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यूनिसेफ के अंतर्गत संचालित है, ठीक है ना। साथ में मध्य प्रदेश सरकार का भी हाथ इसमें। मैं पता थोड़ा मन व्याकुल हो गया। लाइफ में कुछ करो या ना करो, अगर आप परेशान हो तो ओवर थिंकिंग करके ये मत सोचो कि सामने वाला भी मेरी बातों से परेशान होगा, और उसको बताना बंद मत करो। मैंने जस्ट अभी एक क्लास के बीच में एक स्टेटस देखा है, रिकॉर्डिंग करने वाला मैसेज डला हुआ था। उसके स्टेटस पे लिखा हुआ है कि माधव जिंदगी से इतना परेशान हो, माधव जिंदगी से इतना परेशान हो कि कुछ कह भी नहीं सकता, और कुछ कह दूंगा सब बिखर जाएंगे। भाई आंखें सीधा कह दो ना यार, मुंह पे कह लो, क्या दिक्कत आ रही है। स्टेटस डाल के क्यों इफेक्ट करना है। अब आपको कॉल मैसेज करेंगे आप उठाओगे नहीं, कॉल करेंगे उठाओगे नहीं, मैसेज करेंगे आप उठाओगे नहीं, रिप्लाई नहीं करोगे, मेल करेंगे आप रिप्लाई नहीं दोगे, मिलने का बोलेगा मिलने के आओगे नहीं, ठीक ना। वजह क्या दोगे, अरे आप मेरी वजह से परेशान हो गए इसलिए मैं आपको मिलना नहीं चाहता हूँ, आप परेशान हो गए मेरी वजह से। भाई तुम स्टेटस इतने गंदे डाल रहे हो यहाँ पे, बोल रहे मेरी वजह से परेशान हो गए। भाई तुम इनडायरेक्टली आप प्रत्यक्ष रूप से परेशान ही कर रहे हो इंसान को। अगर इंसान आपसे जुड़ा हुआ है ना तो आप प्रत्यक्ष रूप से आप उसको परेशान कर रहे हो। जरूरी नहीं है कोई इंसान आपको जानकर ही परेशान हो, वो आप प्रत्यक्ष रूप से। मैं पता है आपको, मोस्टली मैंने आपको यदि व्हाट्सएप चेक किया आपने, मेरा ब्लूटिक ऑफ क्यों होता है। मेरा इसलिए होता है कि मैं किसी स्टेटस नहीं देखना चाहता, मैं किसी के मैसेज रिप्लाई नहीं देता हूँ। क्यों भाई, क्यों, समय आने पे तुम अपने आप को अकेला फील कराओगे, ओवर थिंकिंग करोगे, सारा झटका। मेरे को इतना गंदा शौक लगाना वो स्टेटस देख के माधव, तो एक होता है, एक आपके साथ भी होगा। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं कितना बेशरम इंसान हूँ, मैं कितना बेशरम इंसान हूँ कि एक टाइम पे मुझे किसी की चिंता बहुत होती है, और फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। कितना बेशरम हूँ। लिटरली मैं किसी का, इतने बड़े केस हुए मैं किसी का नहीं पूछता फोन लगा के कि आप ठीक हो? आपको याद है अभी लास्ट टाइम ऑपरेशन हुआ था एक अंकल का, मैं उनको टाइम हॉस्पिटल में था, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं फोन लगा पूछने, नहीं आदत, मेरी आदत नहीं है फोन लगा पूछने की। भाई तुम कितना भी कुछ सामने से आएगा बता दो ठीक है, मैं नहीं पूछ पाऊंगा, एक बार लगा लूंगा ठीक है। डेली लुल्लू पुच्छू वाला काम हमारे अंदर नहीं हो पाएगा। अभी ऐसी एक फ्रेंड, कैंसर का ऑपरेशन हुआ एक फ्रेंड का, ये उसी की बात मैं कर रहा हूँ, और उन तक बात पहुंच जाएगी तो गालियां देके देने दो। बात सत्य है भाई, ऐसे मत किया करो यार, जो मेंटली टॉर्चर बहुत गंदी चीज होती है। चलो, ममता अभियान की बात कर रहा था मैं, 11 अप्रैल 2013 का था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यूनिसेफ और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य समन्वित कार्यक्रम है, ठीक है ना। कब 11 अप्रैल 2013 को चलाया गया था। आस्था अभियान, आस्था अभियान, तो आस्था अभियान कब का था बेटा, ये भी आपका 11 अप्रैल 2013 का था। कुष्ठ रोग, टीबी, मलेरिया, अंधत्व रोगों के उपचारों हेतु।
कुष्ठ रोग, टीबी, मलेरिया इत्यादि के उपचार इतना महत्वपूर्ण नहीं है आपका, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन गौरवी अभियान, गौरवी अभियान आपके लिए महत्वपूर्ण है। कब का है आपका? 2014 का है, 2014 का है। क्या है इसमें? घरेलू हिंसा से बचाव एवं महिलाओं के सम्मान के लिए, घरेलू हिंसा से बचाव एवं वह महिलाओं के सम्मान के लिए। उदिता अभियान, उदिता अभियान 2016 का है। 2016 क्यों भैया? किशोरियों को महामारी के दौरान स्वच्छता प्रदान करने के लिए, पीरियड्स के दौरान स्वच्छता देने के लिए किशोरियों को महामारी दौरान स्वच्छता प्रदान करने हेतु। फिर आपका था लालिमा अभियान, लालिमा अभियान 1 नवंबर 2016 का है, 1 नवंबर 2016 का है। जो है ना इसमें एनीमिया मुक्त से बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या, एनीमा रोग से मुक्त करने के लिए। अब इस लालिमा में उदिता में डाउट मत आना, लालिमा अलग है, एनीमिया से संबंधित है, उदिता किशोरियों की महामारी से। यहाँ पे मंगलवार में आपका था लालिमा दिवस, आपका था मंगलवार में अलग, ठीक है ना। तो वो भी किससे था आपका? एक बार से उदिता अभियान से संबंधित था। इनमें आपको डाउट में नहीं आना है, उदिता और लालिमा में, ठीक है ना। अगर बढ़ता अपन लोग दस्तक अभियान, दस्तक अभियान 2016 का है, 2016 का है। जो 5 साल की कम उम्र के बच्चे हैं उनमें बाल मृत्यु दर कम करना। क्या? बाल मृत्यु दर को कम करना। सुपोषण अभियान, सुपोषण अभियान 2 अक्टूबर 2019 का है, 2 अक्टूबर 2019 का है। क्या इसका उद्देश्य क्या? कुपोषण के खिलाफ आंगनवाड़ी को गोद लेने के लिए, कोई व्यक्ति आंगनवाड़ी को गोद ले सकता है, आंगनवाड़ी को गोद लेने के लिए। सांस अभियान 2019 का है। अच्छा, सांस का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो क्या नाम है इसका? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। और स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है ना। सोशलाइज मतलब यहाँ पे लिखवा दिया सांस का फुल फॉर्म, तो आपका पूछना है, यदि नहीं आ रहा तो गूगल से लिख लेना। सोशल अवेयरनेस एंड द एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ठीक है ना। मुस्कान अभियान, मुस्कान, मुस्कान अभियान आपसे पूछा था, मुस्कान जनवरी 2021 का है, जनवरी 2021 का है। महिलाओं की जागरूकता उनके सम्मान के लिए। पंख अभियान बहुत पूछा गया आपसे। पंख अभियान, अच्छा पंख अभियान किसके अंतर्गत चला गया था बताओ? पंख अभियान किस योजना के अंतर्गत चला गया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, याद है कि नहीं याद है? 2021 का है, बालिकाओं के समग्र विकास के लिए, बालिकाओं के समग्र विकास के लिए। अच्छा, पंख का फुल फॉर्म याद करना।
पंख का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, इसका लिखना क्या है फुल फॉर्म, एक बार पूछा गया आपसे, ठीक है ना। पंख का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, आगे बढ़ते अपन लोग। दीनबंधु योजना, 1 फरवरी 2021 की है। जो इंदौर में भिक्षावृत्ति में संलग्न लोग थे, उनके पुनर्वास के लिए क्या इंदौर में चलाई गई थी। इंदौर की स्पेशल है दीनबंधु योजना। जो भिक्षावृत्ति में संलग्न लोग हैं ना, उनकी संख्या को कम करने के लिए, पुनर्वास के लिए। मिशन सेहत, 2022 की है, 21 जुलाई 2022 की है। सरकारी अस्पतालों के उन्नयन के लिए बनाया गया था। एमपी अनमोल ऐप, एमपी अनमोल ऐप, एमपी अनमोल ऐप। ऐप आपसे पूछे जाते हैं, एक ऐप आपसे पूछा है हर साल, हर बार आपसे पूछा है एक ऐप, कोई भी एग्जाम एमपी का एक ऐप या पोर्टल आपसे पूछा जाएगा, वही स्वास्थ्य संबंधित। तो क्या, जब प्रसव पूर्व जांच की जाती है महिलाओं की, प्रसव पूर्व जांच की जाती है, तो अधि पाया था कि जोखिम में कुछ प्रसव के दौरान जोखिम हो सकता है, उनको ट्रैक करने के लिए, इस ऐप का प्रयोग किया जाता है। यूबिन पोर्टल, एक होता है कोविड टीकाकरण के लिए था, तो नियमित टीकाकरण कवरेज कवरेज के लिए हो गया बाद में, नियमित टीकाकरण कवरेज के लिए। एक आएगा आपका सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम। क्या सबसे महत्वपूर्ण मानूंगा इसको, सबसे महत्वपूर्ण, अभी लगातार एग्जाम में पूछा गया है, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम। कब का बेटा, 1 जुलाई 2023 को शुरू हुआ था, 1 जुलाई 2023 को शुरू हुआ था। अब होता है 19 जून को सिकल सेल एनीमिया दिवस मनाया जाता है, सिकल सेल एनीमिया जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब 19 जून को सिकल सेल एनीमिया जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, शुरुआत कहाँ से किया गया था, तो सिकल सेल एनीमिया कार्यक्रम पीएम मोदी के द्वारा एमपी के शहडोल जिले से, एमपी के शहडोल जिले से शुरू किया गया था, शहडोल जिले से, इस बात का रखना है। एमपी ने सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन वर्ष क्या रखा है टारगेट, भारत सरकार द्वारा सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन वर्ष कितना टारगेट है, 2047। और टीबी का कितना था, टीबी का 2025 था, टीबी के उन्मूलन का 2025 था, याद रखना, मतलब कि खत्म करना है अपने एंड से। पोलियो कब कर चुके हैं, पोलियो 2008 में कर चुके हैं, पोलियो 2008 में एमपी से भगा चुके हैं अपन लोग, है कि नहीं। यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया 2047 और टीबी का 2025, इस बात को आपको रखना है। अच्छा, और भी मिशन ऐसे, जैसे आपका मैंने बोला सिकल सेल एनीमिया, दो पोलियो हो गया आपका, टीबी आपका 2025 हो गया था, सिकल सेल एनीमिया कब हो गया, 2047 हो गया। आप सोचिए मीजल्स रूबेला का, क्या मीजल्स रूबेला उन्मूलन कब का है टारगेट, तो रखना 2023 का, ठीक ना, 23 का। कुष्ठ रोग मलेरिया, कुष्ठ रोग मलेरिया फाइलेरिया उन्मूलन कब का है, 2030 का है, इस बात को आपको रखना है, इस बात को आपको रखना है।
ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। कुछ फैक्ट डालो आप लोग। दो बार। अच्छा, एक बार स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट आप लोग पढ़ लेना, तभी बता रहा हूँ आपके लिए। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट मैं एक जगह पढ़ा भी चुका हूँ, फिर से पढ़ा रहा हूँ। इसको आप लोग थोड़ा कर लेने का और अच्छे से। कि उज्जैन लगातार कितनी बार, उज्जैन लगातार आपका 7 बार जीत चुका है रैंक 2017 से, इस बात को रखना। भोपाल आपको द्वितीय स्थान पे इस बार। ठीक है। उज्जैन आपका सर्वश्रेष्ठ शहर में है। बुधनी आपका कम आबादी में सर्वश्रेष्ठ शहर पर है। जबलपुर सफाई मित्र में आपका है। और ग्वालियर प्रोसेसिंग शहर में आपका फेमस है, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा आपको याद रखना है, स्वच्छता सर्वेक्षण को 2024-25 को। इसको मैं लास्ट में आपको एक बार कराऊंगा अच्छे से, जब कोई नया डाटा आपके पास आएगा तो। अच्छा, एमपी की पहली योग नीति कब शुरू की गई थी? एमपी की पहली योग पॉलिसी, योग नीति, एमपी की पहली योग नीति 25 जनवरी 2017 को, 2007 कब से, 2007 को लॉन्च की गई थी, याद रखना। इसी दिन से क्या होता है, स्कूलों में आपका सूर्य नमस्कार कराया जाता है। स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराया जाता है, 2007 है ये। नमस्कार कराया जाता है, इस बात को आपको रखना है। आपको पता है एमपी में खेसारी दाल पर प्रतिबंध है। खेसारी दाल पर प्रतिबंध है। तो प्रतिबंध क्योंकि इससे एक रोग होता है, उस रोग का नाम क्या है? लैथ्रेमीज, लैथ्रिज्म रोग होता है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, चलो। आपको पता है 108 नंबर क्या है आपका? 108 नंबर दीनदयाल एम्बुलेंस के लिए। वहीं पे आपको क्या रखना है? 1050 क्या है बेटा? 1050 किसके लिए आपके लिए? 1050 आपके लिए जननी एक्सप्रेस के लिए है। जननी एक्सप्रेस के लिए 1050 है आपका, इस बात को आपको रखना है। इस बात को आपको रखना है, ठीक ना। आगे आ जाओ, आगे टॉपिक डालो। विकसित भारत का दृष्टिकोण एमपी में कैसा है? क्या विकसित मध्य प्रदेश का दृष्टिकोण, विकसित एमपी का दृष्टिकोण @2047 विजन 2047 को बोलते हैं, विजन 2047 बोलते हैं, ठीक है ना। तो लक्ष्य क्या है आपका अर्थव्यवस्था में? कृषि का लक्ष्य कितना भी है? कृषि से तो आपको डेवलपमेंट करना है, कितना रोजगार वगैरह देना है, इसको 24 से 28% तक सीमित करना है। उद्योग में आपको 22% तक, और सेवा क्षेत्र आपका 49 से 53%। ये अर्थव्यवस्था का, कि अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र का योगदान कितना हो, उद्योग का कितना हो, सेवा क्षेत्र इतना योगदान का लक्ष्य रखा है हमने किसमें, 2047 में। अच्छा, ये जारी कब हुआ था? विजन दृष्टिकोण जारी कब हुआ था? क्या रखना? 1 नवंबर 2025 को जारी हुआ था। 1 नवंबर 2025 को जारी हुआ था, इस बात को आपको रखना है। इसके 3 स्तंभ कौन कौन से, 3 पिलर कौन कौन से इसके? 3 पिलर कौन कौन से? सुख समृद्धि सुसंस्कृति, सुख समृद्धि सुसंस्कृति। इसका आर्थिक लक्ष्य क्या था इसका? क्या रहना? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाकर, सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाकर 2 ट्रिलियन तक पहुंचाना में, $2 ट्रिलियन करना। और प्रति व्यक्ति आय को, पर कैपिटा इनकम को कितना बेटा, 22 लाख तक पहुंचाना प्रति व्यक्ति आय, 22 लाख तक करना है, ठीक है ना। इसमें लिटरेसी को, साक्षरता का टारगेट कितना है, 100% करना, लिटरेसी को 100% करना है। प्रति व्यक्ति औसत आयु, औसत आयु कितनी करना पड़ेगा?
अभी कितनी 67 कुछ % है। अब आपको 84 वर्ष करना है। ये व्यक्ति 84 वर्ष तक जिए औसतन, एवरेज, ठीक ना। इस बात को आपको याद रखना है। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो शिशु मृत्यु दर का डायरेक्ट 5 प्रति 1000 तक कम करना, 5 करना। मातृ मृत्यु की बात करें तो 20 प्रति 1000 तक पहुंचाना, यानी कम करना, ठीक ना। नवीकरणीय ऊर्जा के योगदान की बात करें, नवीकरणीय ऊर्जा योगदान की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की, तो इसका पार्टिसिपेट 75% तक पहुंचाना, 75% तक पहुंचाना। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना। इस बात को आपको पहुंचाना है। अच्छा, वर्तमान में आपकी शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 142 है, ठीक ना। इसको याद रखना। ये आपके बहुत सारा डाटा महत्वपूर्ण था, इसका हो गया है। अभी आ जाओ, और भी आ जाओ। अभी टॉपिक खत्म नहीं, अभी कंटिन्यू करेंगे हम लोग, 1 मिनट रोना। चलो, अभी अब देखो कुछ नोट डालो, एक्स्ट्रा चीज देखो बनो। मिशन इंद्रधनुष सबसे महत्वपूर्ण क्या? मिशन इंद्रधनुष। हालांकि अब बहुत कम पूछा जाता है, ये पहले बहुत पूछा जाता था, भरोसा नहीं कब आपसे पूछ रहे हैं। मिशन इंद्रधनुष शुरुआत कब की गई थी? 25 दिसंबर 2014। एक टाइम का फेवरेट टॉपिक था, आपको भयंकर पूछा जाता था, ठीक है ना। इसके द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा संचालित है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा संचालित है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा संचालित है। पहले इसमें इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था 2020 तक सही बच्चों को टीकाकरण के अधीन लाना। पहले इसमें 7 बीमारियां थी, पहले इसमें 7 बीमारियों को जोड़ा गया था, बाद में इसमें और बढ़ा दी गई थी। तो 7 कौन कौन सी बेटा आपकी? 7 कौन कौन सी आपकी मिशन इन धनुष में? खसरा पूछी जाती है आपसे, खसरा, पोलियो, काली खांसी। आप एक अलग से टॉपिक पढ़ते हो, हेल्थ वाला टॉपिक, वहां पे चीज आपकी अलग से आती है, ठीक है ना। हेल्थ का एक टॉपिक आपका उसमें आती है आपकी बहुत अच्छे से, इसमें नहीं। एमपीपीएससी बोल रहा हूँ मैं, सिविल सर्विस में, वहां पे यूनिट 8 होती थी पहले, वहां पे एक अलग से टॉपिक आता था हेल्थ वाला, 7 में। उसमें पढ़ते थे डिटेल में इनको, खसरा यूनिट 7 में। अब चेंज हो गया है, खसरा, पोलियो, काली खांसी, टिटनेस, तपेदिक मतलब टीबी, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। पहले इनको शामिल किया गया था, बाद में इसमें और बढ़ा दिया गया था 5 बीमारियां। कौन कौन सी बेटा? इसमें आपको रोबेला बढ़ा दिया गया था, रोबेला, रोटा वायरस, निमोनिया, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, और जापानी इंसेफेलाइट्स आपका जोड़ दिया गया, जापानी इंसेफेलाइट्स आपको इसमें जोड़ दिया गया था। इस बात को आपको रखना है, मिशन इंद्रधनुष का, ठीक है ना। आपको पता है एमपी से एक व्यक्ति समझ, लीला जोशी, क्या? एमपी से एक व्यक्ति है लीला जोशी, एक व्यक्तित्व बोलेंगे, व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व है आपके, लीला जोशी। इनको 2020 में पद्मश्री मिला था, पद्मश्री मिला था। कहाँ से बेटा? रतलाम से संबंधित है, रतलाम से संबंधित। इन्हें मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा कहा जाता है। क्या इन्हें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की
मदर टेरेसा कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 23 वर्ष, अपने जीवन के 23 वर्ष आदिवासियों के कुपोषण और एनीमिया को दूर करने के लिए दिए। लगभग 23 वर्ष आदिवासियों में क्या कुपोषण और एनीमिया को दूर करने के लिए, ठीक है ना। ठीक है ना, चलो आगे वाला पढ़ लो। अच्छा, आनंद संस्थान क्या है एमपी में? एक आनंद नामक संस्थान चलती है, आनंद संस्थान। आनंद संस्थान। तो आनंद संस्थान एक ऐसी संस्थान है जहाँ व्यक्ति अपनी, जैसे मेरे पास 10 चीजें हैं तो अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को यहाँ पे दे सकता है और जरूरतमंद व्यक्ति यहाँ से ले सकता है। जैसे नेकी की दीवार चलती थी ना, वैसे आपका यहाँ पे है, ठीक है ना। आनंद उत्सव कार्यक्रम 14 जनवरी से लेकर प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी से 28 वर्ष तक आपका आनंद उत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। क्या? आनंद उत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। उत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है, ठीक है ना। प्रत्येक जिले में एक गांव को आनंद ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है और प्रत्येक जिले में लगभग 172 आनंद ग्राम आपके बन चुके हैं या आनंद केंद्र आपके संचालित हैं, ठीक है ना। इस बात को आपको क्या रखना है? इस बात को आपको क्या रखना है? अगर मैं आपसे पूछूं, सुमन सखी चैटबॉट, सुमन सखी चैटबॉट किससे संबंधित है? सुमन सखी चैटबॉट किससे संबंधित है? तो पहले तो 17 सितंबर मोदी जी ने अपने बर्थडे पे लॉन्च किया था। देखो, 17 को मोदी जी का बर्थडे, 18 को अंकित सर का बर्थडे, 19 को अमित सर, नहीं स्नेहा दीदी का, और 20 को अमित सर। लगातार हम लोग के बर्थडे है, नहीं 17, 18, 19 लगातार बर्थडे हम लोगों के, 3 बर्थडे। चलो, 17 सितंबर 2025। उद्देश्य क्या था? महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान देखभाल और उच्च जोखिम की जानकारी देना, ठीक है ना। तो महिलाओं के लिए, किसके लिए? महिलाओं के लिए। प्रसव दौरान, गर्भावस्था के दौरान क्या जानकारियां देना, ठीक है ना, सलाह देना, ठीक। अच्छा, एमपी फाइलेरिया मुक्त कब बनाया जाएगा? फाइलेरिया मुक्त अभियान कब का है? एमपी को फाइलेरिया मुक्त 2030 तक, कुष्ठ रोग 2030 तक, सिकिल सेल एनीमिया 2047 तक बता दिया आपको, ठीक है ना। अच्छा, पब्लिक हेल्थ केयर की शुरुआत कहाँ पे की गई? पहला राज्य पब्लिक हेल्थ केयर की शुरुआत की गई आपके लिए कहाँ पे? एमपी में पहला राज्य हो गया। इस बात को आपको रखना है, ठीक है ना। अच्छा, नेशनल जो आपका पोषण माह होता है, न्यूट्रिशन मंथ होता है, कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण माह, राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जाता है? 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के लिए, ठीक है ना, याद रखना। आपसे पूछेगा एमपी में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कब शुरू किया गया था? तो मोदी ने अपने बर्थडे पे शुरू किया था, 17 सितंबर 2025 को। कहाँ से? एमपी के धार जिले से। एमपी के धार जिले से स्वस्थ नारी एवं सशक्त परिवार अभियान, ठीक है ना, याद रखना। अच्छा, आपकी हमने देख लिया था, एम्बुलेंस वगैरह देख ली थी, जननी देख ली थी, एम्बुलेंस देख ली थी। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना, क्या? पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना कब से शुरू हुई है? तो 2024 से शुरू हुई है, याद रखना। मध्य प्रदेश की साइंस सिटी कहाँ पे स्थापित की जाएगी? साइंस सिटी कहाँ पे? दोबारा उज्जैन में बनाई जाएगी। कहाँ पे? उज्जैन में बनाई जाएगी, याद रखना। आपको पढ़ा था बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहाँ पे? एमपी में। बोन मैरो एमपी में कहाँ पे? तो इंदौर में और जबलपुर में है। इंदौर में और जबलपुर में पढ़ाया था अपन ने, है कि नहीं? ठीक है। आपसे पूछा जाएगा दीदी कैफे क्या है? दीदी कैफे,
दीदी कैफे क्या है? तो जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार देने के लिए 52 जिलों में दीदी कैफे खोले गए थे। इनका संचालन किस द्वारा? पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा चलाया जा रहा है। इस बात को आपको याद रखना है। राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण कब बनाया गया है? एमपी में। तो 2 सितंबर 2020 को बनाया गया है। इस बात को आपको याद रखना है। इस बात को आपको याद रखना है। अच्छा, आशा कार्यकर्ता, आशा 2025 अगर प्रत्येक गांव में सामाजिक स्वास्थ्य कर्ता के रूप में जानी जाती है। 25 से 45 वर्ष की महिला होती है, या तो विवाहित होना चाहिए, विधवा होना चाहिए, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा मदर मिल्क बैंक, मदर मिल्क बैंक तो आपको पता है पहला कहाँ पे था आपका? पहला आपका इंदौर का जो तुकोजीराव होलकर है, महाराजा तुकोजीराव होलकर जो हॉस्पिटल था आपका, वहां पर आपको बनाया गया था इंदौर में पहला। दूसरा कब बनाया गया था? जबलपुर में प्रस्तावित है। दूसरा कहाँ पे? जबलपुर में प्रस्तावित है। आपको पता है यहाँ पे लगभग 6 दिनों तक माँ के दूध को सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक ना। अभी भारत का पूछे, भारत का प्रथम कहाँ पे है? तो भारत का प्रथम मुंबई में था, लीलावती हॉस्पिटल में। भारत का प्रथम मदर मिल्क बैंक कहाँ पे था? लीलावती हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल में था। आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े हम लोग। तो इस प्रकार से हेल्थ संबंधी जो भी महत्वपूर्ण डाटा था, जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी, मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। बस मैंने यहाँ पे एक चीज छोड़ी आपकी, स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट। उसको एक बार आपको देखना है, बकाया मैं आपको करा ही चुका हूँ, फिर से आपको कराऊंगा ये, ठीक है ना। स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट आपको देखनी है, बस क्या देखनी है? स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट आपको देखनी है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो नेक्स्ट क्लास में वाला टॉपिक रहेगा स्किल डेवलपमेंट और सतत विकास योजना। स्किल डेवलपमेंट आपको 25 से 30 मिनट का टॉपिक है। फिर सतत विकास लक्ष्य आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक कमेंट शेयर करना, साथ में डाटा शेयर करना, नोट्स शेयर करना, ठीक है।